Good morning. Today is 3rd of August 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे SC&ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था इस एक्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था इस एक्ट के मिसयूज को रोकने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। तो मेनली 3 गाइडलाइंस थी। सबसे पहला, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेनी होगी जो एसपी है लोकल डिस्ट्रिक्ट का या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। दूसरा गाइडलाइन ये कि पुलिस को पहले जांच करनी होगी यानी प्रीलिम इंक्वायरी करनी होगी, उसके बाद ही इस तरह के केसेस में एफआईआर लॉन्च की जाए। तीसरा, पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती थी इस प्रकार के केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि इस प्रकार के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सके आरोपियों को। तो सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और कुछ ग्रुप्स के द्वारा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया है। अब इस एक्ट को, पहले भी इस एक्ट से संबंधित केसेस में जो कन्विक्शन रेट था बहुत कम था, अब तो और भी इंप्लीमेंटेशन वीक हो जाएगा इस एक्ट का। तो सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव था। अब कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नलीफाई करने के लिए और इस एक्ट को ओरिजिनल सिचुएशन में वापस लाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इससे संबंधित बिल जो है अब पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि सारा का सारा जो खेल है वो परसेप्शन का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था साफ तौर पे कि हम सिर्फ इस एक्ट के मिसयूज को रोकना चाहते हैं, हम किसी भी प्रोविजन को चेंज नहीं करना चाहते। उसके बावजूद जो परसेप्शन है वो ऐसी बनी और अभी उसी परसेप्शन को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लेना जरूरी हो गया था। तो अब आवश्यकता ये है कि पुलिस फोर्सेस और सरकार इस एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट करें ताकि कन्विक्शन रेट जो है वो इस एक्ट में बढ़े और जो आरोपी हैं अपने धन या फिर बल का इस्तेमाल करके इस प्रकार के केसेस से छूट ना जाएं। अगर उन्होंने क्राइम किया है, अगर उन्होंने जाति सूचक गाली किसको दी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए इस एक्ट के अनुसार। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल राजनीति से संबंधित है। 2019 के इलेक्शंस में क्या होगा, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, ये सब चीजें डिस्कस की गई हैं, नहीं इंपॉर्टेंट। नीचे ये आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है। एक ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखो, श्री कृष्णा पैनल के द्वारा जो ड्राफ्ट सौंपा गया है उसमें उन्होंने एक बात बोली कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा प्रोसेसिंग संबंधित जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश करें, यानी इंडिया के डेटा को बाहर ना लेके जाएं। जो सेंसिटिव डेटा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल में यह कहा जाता है इससे कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है, वो अपने सेंटर्स को इंडिया में इस्टेब्लिश कर भी लेती हैं, तो उस डेटा को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा यूएसए की कंपनीज के द्वारा इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि यूएसए का एक एक्ट है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। उस ट्रीटी के अनुसार, उस एक्ट के अनुसार, अगर इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई डेटा चाहिए यूएसए की कंपनी से, तो पहले यूएसए की सरकार इजाजत देती है और यूएसए की सरकार के द्वारा वारंट जारी करने पर ही यूएसए की कोई कंपनी डेटा देती है किसी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट को। अगर डेटा सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश हो भी जाते हैं तो भी ये ट्रीटी जो है वो तो एप्लीकेबल रहेगी ना। उसके बावजूद हमें उस ट्रीटी के अनुसार यूएसए की गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी। लेकिन एक जो एक्ट अभी यूएसए की तरफ से आया है वो है क्लाउड एक्ट। इस एक्ट में कहा गया है कि यूएसए कुछ देशों को स्पेशल स्टेटस दे सकता है। जो देश डेटा प्रोटेक्शन के मामले में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है यूएसए के द्वारा। इस एक्ट के अंतर्गत उनको बार बार यूएसए की सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अगर मान लीजिए इंडिया को शामिल कर लिया जाता है क्लाउड एक्ट के अनुसार, तो बार बार इंडिया को यूएसए की सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यूएसए की कंपनी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंडिया को। लेकिन देखो, हमने जो डेटा प्रोटेक्शन तैयार किया है, मतलब श्री कृष्णा पैनल ने जो डेटा प्रोटेक्शन तैयार किया है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई है उनके द्वारा ताकि इंडिया को स्पेशल स्टेटस मिल सके। इस एक्ट में ऐसा बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। साफ साफ बताना चाहिए था श्री कृष्णा पैनल को कि अगर इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन मांगती हैं यूएसए की कंपनी से, तो मैंडेट क्या होगा, मतलब किसकी अनुमति के साथ वो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो लोकल पुलिस पर्सनल है वो जाके यूएसए की कंपनी को बोल सकेगा, फेसबुक को या फिर अमेजोन को, कि देखो आप हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आप ये तो बताइए कौन से ऑफिसर की अप्रूवल के साथ या फिर कौन सी अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद आप हमसे इंफॉर्मेशन मांगोगे। आप ये भी साफ कीजिए कि एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप उस इंफॉर्मेशन को कितने समय तक स्टोर करके रखोगे और कब डिस्ट्रॉय करोगे। ये सभी प्रोविजंस अगर श्री कृष्णा
पैनल के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनके अंदर ये सारे प्रोविजंस होते तो आसानी से इंडिया को यूएसए इस एक्ट के अनुसार स्पेशल स्टेटस दे देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो बोल जो है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में है कि स्पेशल प्रोविजंस किए जाएं ताकि यूएसए हमको स्पेशल स्टेटस दे जे क्लाउड एक्ट के अनुसार। तो ये पूरा आर्टिकल है। यहां पे ये जो आर्टिकल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। लाइव मिनट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। ये टॉपिक काफी सुर्खियों में था, द हिंदू में आया नहीं कोई एडिटोरियल, तो डिटेल से हम पुलिस रिफॉर्म्स के इशू को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, नहीं डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोट देख लेते हैं जो आज का है। नेल्सन मंडेला ने ये बात बोली थी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आपको अगर देखो दुनिया को चेंज करना है तो एजुकेशन सबसे ज्यादा मजबूत हथियार है। एजुकेशन की सहायता से आप वर्ल्ड में आवश्यक चेंजेस ला सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के समय में हमारे देश में जो ई कॉमर्स सेक्टर है काफ़ी तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। बार बार शिकायतें आती रहती हैं। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करती हैं, कंज्यूमर्स के साथ धोखा करती हैं। जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, 2017-18 के पहले 8 महीनों में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन को ऑलमोस्ट 50,000 शिकायतें मिली ई कॉमर्स से संबंधित। इवन जो छोटे दुकानदार हैं यानी जो रिटेलर्स हैं वो बार बार शिकायत करते हैं कि देखो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पास पैसा ज़्यादा है और उनको बीच में कमीशन नहीं देना पड़ता डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और उनके पास इकोनॉमी ऑफ द स्केल भी है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं कस्टमर्स को। अगर यही चलता रहा तो हमारी तो शख्सियत ही खत्म हो जाएगी, यानी जो छोटे दुकानदार हैं या फिर रिटेलर्स हैं वो तो बचेंगे ही नहीं। इवन जो छोटी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी बार ये शिकायत की जाती है कि बड़ी ई कॉमर्स साइट्स फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं क्योंकि इनके पास क्षमता है, इनके पास एबिलिटी है लॉस वहन करने की। हमारे पास क्षमता नहीं है, हम एक लेवल से ज़्यादा लॉस वहन नहीं कर सकते। अगर यही चलता रहा तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी और लास्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स 2-3 ही बचेंगी। ये गलत है, मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी और बाद में कस्टमर्स को लूटा जाएगा। अभी देखो टर्नओवर ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित है $25 बिलियन का, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ के हो सकता है $200 बिलियन का, क्योंकि डेटा आने वाले समय में और भी ज़्यादा सस्ता होगा। स्मार्टफोन्स की जो बिक्री है वो बढ़ेगी, लोगों के इनकम लेवल्स भी बढ़ेंगे, तो लोग ज़्यादा खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट से। और हाल ही में कुछ फ्रेंटिक एक्टिविटी भी हुई, जैसे फ्लिपकार्ट को खरीद लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है वॉलमार्ट के द्वारा। कुछ लोगों ने सवाल उठाए इस डील पर भी। तो कहने का मतलब ये है काफ़ी सारे इश्यूज हैं ई कॉमर्स सेक्टर में। तो इसी वजह से एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी, एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए ताकि ई कॉमर्स सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। अब उस टास्क फोर्स के द्वारा ई कॉमर्स सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स को सौंप दिया गया है, और अब उस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स को स्टडी किया जाएगा 70 सदस्यों के एक थिंक टैंक के द्वारा, जिसके चेयरपर्सन होंगे सुरेश प्रभु, जो हमारे देश के यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई है, यानी ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स सौंपी गई है टास्क फोर्स के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात ये बोली जाती है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स में कि पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि आर्टिकल के द्वारा ये बोला जाता है कि देखो नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स के सभी फीचर्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए यानी इंप्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होगा विभिन्न मिनिस्ट्रीज के साथ और विभिन्न रेगुलेटर्स के साथ, यानी विभिन्न रेगुलेटर्स और मिनिस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना होगा ताकि नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। इवन कई सारे जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हैं और रूल बुक्स हैं उनमें भी चेंज लाना होगा अगर यही ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स को फाइनल नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स माना जाता है। तो इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्काउंट से संबंधित है। जैसा हमने डिस्कस किया, जो बड़ी ई कॉमर्स फर्म्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए एक आइडिया सजेस्ट किया गया है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स में। 2 सालों के अंदर अंदर जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं अपने डिस्काउंट
को फेज आउट करेंगे, यानी 2 सालों के बाद डिस्काउंट्स नहीं दे सकेंगी बड़ी ई कॉमर्स फर्म्स अगर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो आर्टिकल के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज़ को। आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि वैसे तो देखो ये प्रोविज़न कारगर साबित हो सकता है बड़ी फर्म्स को रोकने का, ताकि वो मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म ना करें और अनफेयर प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं, लेकिन ये जो प्रोविज़न है वो ई कॉमर्स सेक्टर को डिप्रेस भी कर सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स सेक्टर में, तो वो इंडिया में आने से कतराएंगे। उनको लगेगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए ये चाहिए कि आप कस्टमर्स पे छोड़ दीजिए, कंपनीज को डिस्काउंट देने दीजिए, कस्टमर्स पे छोड़ दीजिए आप कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अगर इस प्रोविज़न को इंप्लीमेंट किया जाता है तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, ये रिग्रेसिव स्टेप होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न इन्वेंट्री मॉडल से संबंधित है। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है और मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है। देखो, मार्केट प्लेस मॉडल तो ये होता है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी अमेजोन इंडिया में आती है, इंडिया में वो वेबसाइट बनाती है जैसे amazon.in है। अभी अमेजोन जो कंपनी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बेच रही है, उनको स्टॉक अमेजोन के द्वारा नहीं किया हुआ है, अमेजोन के द्वारा सिर्फ सेलर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कोई ए दुकानदार का एक्स प्रोडक्ट है, बी दुकानदार का वाई प्रोडक्ट है और सी दुकानदार का जेड प्रोडक्ट है, तो कौन से दुकानदार का कौन सा प्रोडक्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन अमेजोन के द्वारा दी जा रही है अपनी वेबसाइट पे। तो फैसिलिटेटर का काम कर रही है अमेजोन फिलहाल अभी हमारे इंडिया में। तो ये जो मॉडल है वो है मार्केट प्लेस मॉडल। अब मैं आपको बताता हूं इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है। अमेजोन आई इंडिया में, अमेजोन ने अपने इंडिया में यहां पे स्टोर हाउस या फिर आप कह सकते हो वेयर हाउस ओपन किया और खुद से ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया। मान लीजिए यूपीएससी की बुक्स परचेज कर ली हजारों की संख्या में, मोबाइल फोन्स कर लिए परचेज कर लिए हजारों की संख्या में। अब खुद ही अमेजोन बेच रही है उन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देके। समझ गए दो मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्लेस मॉडल में जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती है, वो कोई वेयर हाउस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, ना ही कोई स्टोर हाउस में अपना सामान जमा करके रख सकते। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम करेंगे जिस पे डिफरेंट सेलर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी और हम बायर्स सेलर्स से प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और बीच में मीडिएटर कह सकते हो, फैसिलिटेटर कह सकते हो, अमेजोन काम करता है। जबकि इन्वेंट्री मॉडल में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो खुद ही अपनी इन्वेंट्री जमा करके रख लेती हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाखों की तादाद में कोई चीज़ स्टोर करके रख ली अपने वेयर हाउस में। अब अमेजोन खुद ही उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। किसी दूसरे सेलर की इंफॉर्मेशन अमेजोन अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर भी सकता है, ना भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन इन्वेंट्री खुद ही स्टोर करके रख सकता है। तो ये डिफरेंस है। और अभी हमारे देश में फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके मार्केट प्लेस मॉडल की सहायता से तो काम कर सकती हैं, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल की सहायता से काम नहीं कर सकती। रोक लगी है इस पे। तो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स में कहा गया है कि 49% एफडीआई को अलाउ कर दो इन्वेंट्री मॉडल में भी। समझ गए? लेकिन एक कंडीशन भी रखी गई है। एक कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी जो स्टेक्स होने चाहिए वो इंडियन फर्म्स के ही होने चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेंट्री मॉडल पे ट्रेड करेंगी तो उनके पास जो सामान होगा, उनके पास जो इन्वेंट्री होगी, उन सभी सामान को, उन सभी गुड्स को इंडिया से ही प्रोक्योर करना जरूरी है। डर देखो हमारी सरकार को ये है ऐसा ना हो, मान लीजिए अमेजोन जैसी कंपनी इंडिया में आए और अपना वेयर हाउस इस्टेब्लिश करे, ट्रेड करने लगे और जो उस वेयर हाउस में सामान हो सारा का सारा सामान अमेजोन अपने देश से ही लेके आए, यूएसए से लेके आए या फिर चाइना से लेके आए, तो इससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आती हैं, अपनी इन्वेंट्री बनाती है, स्टोर हाउस में सामान स्टोर करती है और उन सभी सामानों को इंडिया से ही प्रोक्योर किया जाएगा, तो इंडिया में ही ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इंडिया में ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एनहेंस होगी। तो ये कंडीशन रखी गई है। आर्टिकल के द्वारा इस प्रोविज़न को एनालाइज करते हुए कहा जाता है ये प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अभी इंडिया के देखो जो रिटेल एफडीआई पॉलिसी है उसमें एक प्रोविज़न है, कोई भी कंपनी इंडिया में आके रिटेल बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती है, सिंगल रिटेल बिजनेस, ना कि मल्टी रिटेल बिजनेस। तो एप्पल कंपनी इंडिया में आना चाहती थी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, इंडिया में प्रोविजन ये है रिटेल एफडीआई पॉलिसी का,
कि उस कंपनी को 30% जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ही प्रोक्योर करना होगा। तो एप्पल की कंपनी के साथ अभी भी विवाद है। एप्पल की कंपनी ने कहा था कि देखो हम 30% जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से प्रोक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है एप्पल के मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है वो इंडिया में नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखो बाहर की कंपनीज के द्वारा इस कंडीशन को फुलफिल करना मुश्किल होता है, और इंडिया की अथॉरिटीज को भी ये देखना, ये मॉनिटर करना क्या बाहर की कंपनीज इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मुश्किल होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया किस प्रकार से फॉरेन कंपनीज के सामने ये कंडीशन जब रखी जाती है कि आप मटेरियल को इंडिया से ही प्रोक्योर करो, उनके लिए इसे फुलफिल करना मुश्किल होता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही तो है, यानी 49% एफडीआई पॉसिबल है इन्वेंट्री मॉडल में, लेकिन दो कंडीशंस, एक तो मेजोरिटी जो पार्टनर्स हैं वो इंडियन होने चाहिए, और आप सारे के सारे जो गुड्स हैं वो इंडिया से ही प्रोक्योर करो, तो इसे फुलफिल करना मुश्किल होगा फॉरेन कंपनीज के लिए। अब बात आती है चौथे पॉइंट्स की। चौथे पॉइंट में कहा जाता है बाहर की ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमारे इंडिया से जो डेटा इकट्ठा करती हैं उन्हें स्टोर किया जाए इंडिया में ही, और उस डेटा को लोकली इंडिया में ही प्रोसेस किया जाए। तो ये जो अगर प्रोविजन इंप्लीमेंट किया जाता है तो आर्टिकल के अनुसार ई कॉमर्स वेबसाइट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी डेटा को प्रोसेसिंग करने की, तो उनके लिए बिजनेस करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स में ये बोला गया है ई कॉमर्स सेक्टर में पेमेंट्स के दौरान रुपे कार्ड को प्रायोरिटी दी जाए। इवन बोला तो ये भी जा रहा है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया गया है अभी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस होंगी रुपे कार्ड की सहायता से। तो कंज्यूमर्स भी इस प्रोविजन पर सवाल उठा सकते हैं और फर्म्स भी इस प्रोविजन पर सवाल डेफिनेटली उठाएंगे ही। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कई प्रोविजंस वाकई में ही काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और इससे हमारे देश में ई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो स्पॉइल होगा और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। कंज्यूमर्स को भी जो फ़ायदा होने वाला है बाहर की कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से वो फ़ायदा नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए कि आवश्यक चेंजेस लेके आएँ। अभी जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो 70 सदस्यों के एक थिंक टैंक के पास है। देखना ये होगा कि 70 सदस्यों के उस थिंक टैंक के द्वारा किस प्रकार से इस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स में आवश्यक बदलाव लाए जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। संविधान के आर्टिकल 246 यानी 246 के अनुसार पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पुलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस जारी करें, रूल्स जारी करें और पुलिस फोर्सेस को रेगुलेट करें। इंडियन पुलिस एक्ट्स ऑफ 1861 ये जो एक्ट है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूं। ये जो एक्ट आया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, और कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो कंटेक्स्ट उस समय बिल्कुल अलग था। आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। उस समय देखो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस समय कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए, और पुलिस में भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस एक्ट के अनुसार पुलिस के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। एक छोटे हवलदार के पास या फिर छोटे सब इंस्पेक्टर के पास, इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती। सारी की सारी जो पावर हैं पुलिस फोर्स में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स के पास होती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति आई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा पुलिस फोर्स में स्ट्रॉन्ग हायरार्की होनी चाहिए जैसे मिलिट्री में होती है। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया था। लेकिन ये एक्ट आज भी चेंज नहीं किया गया है। हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। पुलिस के मेन काम है क्या, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं, उन सब चीज़ों को इनलिस्ट किया गया था ओरिजिनली इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। लेकिन देखो समय के अनुसार पुलिस की कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्सपेंड हुई और कुछ ड्यूटीज को बदला भी गया। तो मोर रिसेंट लिस्ट यानी पुलिस के आज के समय में मेन काम क्या है उनको आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे, उसके बाद दंगों को कंट्रोल करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट्स,
वीआईपी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस के मेन ये 6 काम हैं। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हायरार्की किस प्रकार से होती है। देखो अब इश्यूज की बात करते हैं कि पुलिस फोर्स जो है हमारे देश में आज किस प्रकार के इश्यूज से जूझ रही है। सबसे पहला इशू तो यही है, जो जिस एक्ट की हमने बात की, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बहुत पुराना हो चुका है। इवन दूसरे एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो एक्ट्स हैं जिनके बेस पे पुलिस फोर्स चलती है, ये सारे एक्ट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन आवश्यक बदलाव नहीं लाए गए हैं समय के अनुसार इन एक्ट्स में। दूसरा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है पुलिस फोर्स में। पुअर एंड इनएडिक्वेट पीसीआर, पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पब्लिक एंड कम्युनिटी रिलेशंस। हमारे इंडिया में ना जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी के बीच नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। आमतौर पे पब्लिक वास्ता पढ़ने पे भी घबराती है पुलिस स्टेशन में जाएं या ना जाएं, जबकि दूसरे देशों में इतना खौफ नहीं होता पुलिस का। तो हमारे देश में जो पीसीआर हैं यानी पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा खराब और इनएडुकेट हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरबर्डन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस पे देखो बर्डन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पुलिस जो अपना मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इन कामों पे पुलिस फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी राजनीतिक दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बात न माने तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर राजनीतिक लीडर्स के दबाव में काम करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। उसके बाद पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को। उसके बाद पॉइंट आता है ऑब्सोलीट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यानी देखो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा। देखो बेशक मुखबिर पे डिपेंड करने की जो नीति है वो सही है, लेकिन आज तो चीज़ें चेंज हो चुकी है ना। आज सोशल मीडिया का यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा और जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा। तो पुलिस को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, उनको दुरुस्त बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी का अभाव भी देखने को मिलता है पुलिस फोर्स में। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती पुलिस फोर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि बर्डन जो है पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी स्टाफ की कमी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं पुलिसमैन के लिए। इस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो नहीं आ पाता पुलिस फोर्स में। उसके बाद करप्शन, कोलिजन, एक्सटॉर्शन एट डिफरेंट लेवल, ये सब देखने को मिलते हैं पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली में। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ कोलिजन देखने को मिलता है। इवन पुलिस कई कई जगह पे एक्सटॉर्ट भी करती है लोकल वेंडर से। दिल्ली में आप देख सकते हो जैसे लोकल जो वेंडर्स होते हैं रेडी वाले, उनसे हर महीने पैसे लिए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये सब एक नेक्सस देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में पुलिस कई बार ये शिकायत करती है, हम अगर अच्छे से केसेस को इन्वेस्टिगेट करें तो भी जो आरोपी है वो छूट जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स अच्छे नहीं होते। हम तो एक बेस्ट केस बना के दे सकते हैं, बाद में तो वकील को, सरकारी वकील को केस लड़ना होता है कोर्ट में, लेकिन सरकारी वकील अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। और देखो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही कोशिश नहीं की गई पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। बहुत बार कोशिश की, बहुत कमेटीज़ भी गठित की गई। कुछ कमेटीज़ के नाम आप देख लीजिए जो गठित की गई पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स आई, बार बार शायद 8 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। और उसके बाद गौर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, ये आई थी 1971 से 73 के बीच। उसके बाद रिबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 1998 में आई थी। पद्मनाभैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में आई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2000-2001 में आई थी। और 2001 से 2003 के बीच कमेटी गठित की गई थी मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी कमेटीज़ गठित की गई थी और इन कमेटीज़ के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए थे। तो उन रिफॉर्म्स का एसेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी कमेटीज़ के द्वारा कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से बोली गई, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि पुलिस
इंडिपेंडेंट रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सकें। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट कर दीजिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो बिजी रहती है लॉ एंड ऑर्डर में, इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी जो क्राइम्स हो चुके हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि पुलिस डिपार्टमेंट्स सभी ऑफेंसेस को रजिस्टर करें। मतलब कोई भी पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेके, उस शिकायत को रजिस्टर जरूर किया जाए। और काफ़ी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, ये कह के कंप्लेनेंट को लौटा देते हैं कि जो ये केस है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत पर एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो केस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो एक पुलिस स्टेशन के द्वारा उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंप्लेनेंट को वापस नहीं लौटाया जाए खाली हाथ। उसके बाद कई बार पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है या फिर रेप के आरोप लगते हैं, तो अगर ऐसी केसेस सामने आते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस पर। उसके बाद प्रिवेंटिंग पुलिस टॉर्चर को रोकने के लिए काफ़ी सारे कदम सुझाए गए थे वेरियस कमिटीज़ के द्वारा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसा रिकॉर्ड करने के बजाय पुलिस क्या कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करें। यानी विटनेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाएं पुलिस के द्वारा, और उन फैक्ट्स की एक जो कॉपी है वो विटनेस को दी जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन से डील करने के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा आरोप लगता है कि एससी और एसटी एट्रोसिटीज 1989 एक्ट के तहत जो केसेस आते हैं उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा, और वीकर सेक्शंस को न्याय देने के लिए जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नहीं दिखती। तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए वीकर सेक्शंस की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में ये इंश्योर किया जाए कि वुमन की संख्या ज़्यादा हो। अभी सिर्फ देखो एवरेज के तौर पे वुमन की संख्या पुलिस फोर्स में है सिर्फ 1.79%, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पुलिस फोर्स में वुमन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाएं विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे, कौन से 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। देखो 1996 में 2 फॉर्मर डीजीपी गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसी केस में बाद में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए इन 7 डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। कौन से वो 7 डायरेक्टिव्स थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद डीजीपी का जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। एसपी और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो भी 2 सालों का होना चाहिए, क्योंकि देखो एसपी हो, एसएचओ हो, डीजीपी हो, इनको डर यही लगता है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पॉलिटिकल दबाव में आ जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल फिक्स होगा 2 साल का तो इनको डर नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन और लैंड ऑर्डर का जो फंक्शन है पुलिस, दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए ताकि क्राइम्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी अच्छे से हो सके और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो भी पुलिस ठीक से कर सके। 5वें नंबर पे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप किया जाए। 6ठे नंबर पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जनता की जो शिकायत है पुलिस के अगेंस्ट उन शिकायतों को रजिस्टर करवाया जाए रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास। और सबसे लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को 2006 में। केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी केटी थॉमस की अध्यक्षता में, जो जज थे, कि आप देखिए क्या हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो केटी थॉमस की कमेटी ने यह कहा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल ना देना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती हैं, कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करती हैं, यानी कि वर्किंग डीजीपी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई डीजीपी रिटायर हुआ, उसके बाद नंबर किसी और का है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी फेवरेट ऑफिसर को डीजीपी के पद पर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसे एक बार के लिए वर्किंग डीजीपी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है, एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, दूसरा कभी भी हटाया भी जा सकता है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना मार सकती है
वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार 2 साल का कार्यकाल देना जरूरी है डीजीपी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग डीजीपी को यह कह के हटा सकती है कि आप तो सिर्फ वर्किंग थे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई तरीका खोज लेती हैं ताकि इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट ना करना पड़े और इनको अवॉइड किया जा सके। अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से आदेश दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई डीजीपी है उनके स्टेट में और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 3 महीने के बाद, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाएगा और यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 ऑफिसर्स के नाम सुझाएगी और उन 3 में से एक ऑफिसर को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अब डीजीपी को अपॉइंट करते वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है तो डीजीपी को रिटायर होने से 3 महीने पहले ही उनको प्रपोजल भेजना होगा यूपीएससी को। यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 नाम सुझाएगी और उन 3 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट करना होगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक में आप इस आर्टिकल को कवर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है, क्या पाकिस्तान में इमरान खान की जीत से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे या नहीं। सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं कंवल सिब्बल के। उनके द्वारा कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इमरान खान की जीत से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे। उनके द्वारा काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स बोले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो खराब हैं उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बंटवारे का जख्म, उसके बाद कश्मीर की समस्या जो आज़ादी के बाद से अभी तक चली आ रही है, 4 बार वार हुआ, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिहादी टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो लगातार रेडिकलाइज होती जा रही है, वाटर रिलेटेड डिफरेंसेस, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको लेके भी डिफरेंसेस काफ़ी बार इमर्ज होके आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इस्लामाबाद का न्यूक्लियर पोस्चर। देखो जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण इंडिया के द्वारा किया गया था तो इंडिया ने तो कहा कि नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन हमारे द्वारा अपनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर वार की धमकी देता है। पाकिस्तान में मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट की जो इक्वेशन है वो अच्छी नहीं रहती, टकराव रहता है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया से संबंधित जो पॉलिसी है उसको मैनिपुलेट किया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जिसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहते। और पिछले 7 दशकों में यानी 70 सालों में बहुत बार तरह तरह की कोशिशें की गई हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, बैक चैनल स्टाक, हर तरह की कोशिश की गई है, लेकिन रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो पाए हैं। और अभी इमरान खान की जीत के बाद रिलेशंस को हैंडल करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न देखो ये है, मिलिट्री के द्वारा तमाम तरह की कोशिशें की गई ताकि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जीतें। बहुत सारी कोशिशें की गई मिलिट्री के द्वारा, जैसे जुडिशरी को मैनिपुलेट किया गया, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस था उसमें नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा दी गई। तो हर एक वो कोशिश की गई मिलिट्री के द्वारा ताकि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जीतें। अब इमरान खान मिलिट्री के पपेट के तौर पे यानी प्यादे के तौर पे काम करेंगे। इमरान खान ने अपनी जो स्पीच में बोला है कि इंडिया अगर 1 कदम आगे बढ़ता है तो हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया के द्वारा कोशिश की गई थी, बहुत बार इंडिया के द्वारा कोशिश की भी गई है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गए थे लाहौर में और ये एक काफ़ी अच्छा कदम था, लेकिन उसके बाद हमारे उरी में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ। तो ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या इमरान खान उन जिहादी ग्रुप्स को रोक पाएंगे, उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को रोक पाएंगे जो इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करते हैं? शायद ऐसा इमरान खान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान खान के ऊपर आरोप लगते हैं कि उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ लिंक हैं। इवन इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान के नाम से भी पुकारा जाता है कई लोगों के द्वारा। इमरान खान के द्वारा यह बोला गया कि ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ इंप्रूव किए जाएंगे। देखो ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करने हों तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए इंडिया को कनेक्टिविटी देनी होगी। क्या पाकिस्तान ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। और इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी वो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगी। तो आप बताइए इस सिचुएशन में कैसे रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के? पाकिस्तान कभी आतंकवाद के खिलाफ एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया के कहे अनुसार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है
तो ये इंडिया की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जाएगा और पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा कभी नहीं चाहेगी। अब हम दूसरी तरफ के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। सुधीर कुलकर्णी जो एडवाइजर थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उनके द्वारा कहा जाता है कि देखो इमरान खान नए प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के और बहुत उम्मीदें हैं उनसे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और सबको पता है अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट करते हैं तो पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इनका कहना है कि मैं इमरान खान से मिला था 2 साल पहले, तो इमरान खान के द्वारा काफ़ी बातें बोली गई थी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान सभी मसलों को सुलझा सकते हैं डायलॉग की सहायता से। दूसरी बात उनके द्वारा बोली गई थी जो पॉलिटिकल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी अप्रोच में। तीसरी बात जो इमरान खान के द्वारा बोली गई वो ये थी कि देखो मेन जो इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो कश्मीर है। वैसे ये लाइन आपको लिखनी नहीं है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वही आपको लिखना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मेन इशू वो है वो टेररिज्म का है। कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है, यही गवर्नमेंट का स्टैंड है, यही हमारा स्टैंड है। तो ये तो सुधीर कुलकर्णी जो बोल रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सुधीर कुलकर्णी इस बात का समर्थन भी करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की जनता ईमानदारी से सोच के देखे कि जो आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा प्रोपगेट किया जाता है वो कश्मीर के कारण ही किया जाता है। अगर कश्मीर इशू सुलझ जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो आतंकवाद का जो इशू है वो भी सुलझ जाएगा, लेकिन उसके लिए बातचीत करनी होगी। बातचीत करते वक्त सुनना होगा कि पाकिस्तान के नए लीडर कहना क्या चाहते हैं। सुधीर कुलकर्णी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ भी बातचीत की जाए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में 2 सेंटर्स ऑफ पावर हैं, क्यों ना दूसरे सेंटर ऑफ पावर से भी बातचीत की जाए। पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से पीस को तैयार है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो अब तीसरे, इमरान खान की देखो काफ़ी सारी हेड्स हैं। जब क्रिकेट खेला करते थे तो उनके विचार काफ़ी वेस्टर्नाइज थे, वेस्टर्न चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए तो कंजर्वेटिव उनके विचार होने लगे और अब उनके विचार बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं और इवन वो अपनी एक आइडेंटिटी को छोड़ दूसरी आइडेंटिटी समय समय पे अपना लेते हैं बिना किसी को पता लगे। मतलब इमरान खान की शख्सियत कुछ ऐसी है, वो साउथ एशिया के कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस की तरह नहीं हैं जिनका एक बैकग्राउंड हो, जो एलीट फैमिली से संबंध रखते हो, जिनके पास वेल्थ हो। नहीं, आउटसाइडर हैं पॉलिटिक्स में इमरान खान। जैसे हमारे देश में अरविंद केजरीवाल एकदम से राजनीति में आए, उन्होंने स्टेटस को चेंज करने की बात कही और बोला कि सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर आप सत्ता हमें सौंपते हैं। तो उसी प्रकार की बातें इमरान खान के द्वारा भी बोली गई। अब उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है कि जैसे वादे उन्होंने किए थे उन वादों पर खरा उतरें। और देखो, ये कहना कि इमरान खान पाकिस्तानी मिलिट्री के प्यादे के रूप में काम करेंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ पर भी एक समय में इसी प्रकार के आरोप लगते थे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने नवाज शरीफ को भी जिताया था। इमरान खान पाकिस्तान की मिलिट्री का विरोध भी कर सकते हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री को कन्विंस भी करा सकते हैं इंडिया से रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि इमरान खान को पता है जो वादे उन्होंने किए हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के, वो वादे तभी मुमकिन है अगर इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आएंगे, जैसे अगर सॉफ्ट बॉर्डर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कई सारे अभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएंगी और वो स्टेक होल्डर्स यानी वो लोग जिनके निहित स्वार्थ इन्वॉल्व हैं वो कभी नहीं चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन इंप्रूव हो और ट्रेड अच्छे से चले। और पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। जैसे ही आपको पता है कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके बाद से ही रिलेशन खराब हो जाते हैं, ट्रेड बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को रोक पाना आसान नहीं होगा। तो ये हमने तीनों तरह के आर्गुमेंट्स डिस्कस किए। इमरान खान के चुने जाने से क्या होगा।